आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं चिन्हों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि चिन्हों को सीखने की आवश्यकता क्यों। तो हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा हमारी बहुत ही सरल भाषा है। हिंदी भाषा को बोलने, पढ़ने और लिखने में चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि हमें हिंदी भाषा को शुद्ध बोलना है, शुद्ध पढ़ना है और शुद्ध लिखना है तो हमें चिन्हों का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर के लिए और हम इन चिन्हों को क्रमशः समझते हैं। पहला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसका प्रतीक चिन्ह आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि प्रश्नवाचक जो हमारे जो वाक्य होते हैं, जैसे हम प्रश्न पूछते हैं, तुम कौन हो, वो क्या कर रहा है, तुम कहां हो, ऐसे वाक्यों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ऐसे वाक्य जिनमें संदेह उत्पन्न होता है, इन वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। कैसे? क्या राजू ईमानदार व्यक्ति है? यहां पर संदेह उत्पन्न हो गया। ऐसे वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका प्रतीक चिन्ह आप देख पा रहे हैं, जिसे मैं यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये भी वाक्य के अंत में ही लगता है। अब ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय हो या फिर हमारे मन के द्वारा जो भावनाएं व्यक्त की जाती हैं अचानक से, ऐसे वाक्य को में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कोई घटना से हमारे मन में जो भावनाएं अचानक उत्पन्न होती हैं, वो कौन सी? खुशी, दुख, गुस्सा, शाबाशी, दुआ। ऐसे वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह अंत में लगाया जाता है। वो वाक्य कौन कौन से हैं? बधाई हो, क्या आइडिया है, कितना दुखद। मतलब ऐसी घटनाएं हमारे मन में जो अचानक से उत्पन्न होती है और हमारे फेस का जो एक्सप्रेशन है वो भी अलग सा होता है कंडीशन के हिसाब से। तो ऐसे वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब बात करते हैं हम पूर्ण विराम की। तो पूर्ण विराम आप यहां पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ये पूर्ण विराम है और ये डॉट भी पूर्ण विराम है। अब हम बात करते हैं इस खड़ी लाइन की, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम ये भी वाक्य के अंत में लगता है। तो आप देख पा रहे हैं, मैं आ रहा हूं, राम जा रहा है, राजू खाना खाता होगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, मोहन बाजार जाएगा। इस प्रकार के वाक्यों में अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। अब बात करते हैं हम इस डॉट की। तो हिंदी में जो खड़ी लाइन है इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो विषय हिंदी में पूर्ण विराम के रूप में ये खड़ी लाइन का उपयोग किया जाता है और इस डॉट का अंग्रेजी में वाक्य के अंत में किया जाता है। तो आप देख रहे हैं आई एम कमिंग, यहां पर डॉट लगा है, यहां पर ये डंडा नहीं लगा, ये भी पूर्ण विराम है। तो पूर्ण विराम में मैंने इसलिए बात कर दिया क्योंकि हम इंग्लिश में देखते हैं ये डॉट के रूप में हम इसको पूर्ण विराम मान लेते हैं। और शॉर्ट फॉर्म को भी इस डॉट के माध्यम से लिखा जाता है। जैसे एमपी लिखना हो तो एम डॉट पी डॉट, तो इसे हम पूर्ण विराम के रूप में यहां देखते हैं। तो ये बात हुई पूर्ण विराम की। अब बात आती है अल्प विराम की। तो अल्प विराम का प्रतीक चिन्ह आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है।
किसी शब्द में जब हम रुकते हैं और उसके बाद में वाक्य और बोलते हैं तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य के बीच में आता है। उदाहरण समझते हैं, राम यहां आओ, मेरे कई दोस्त हैं, जैसे राज, देव आदि। तो आप देख रहे हैं यहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं हम उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रतीक चिन्ह आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही हुई बात के लिए किया जाता है और उसके द्वारा जो बात कही जाती है उस वाक्य को उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। उद्धरण चिन्ह ऊपर में लगता है, शुरू में यहां पे लगेगा और जब वाक्य अंत होगा तो यहां लगेगा और ऊपर लगता है। तो उदाहरण समझते हैं, राजू ने कहा मैं सबसे अच्छा हूं। तो किसी के द्वारा कही बात, राजू ने कहा मैं सबसे अच्छा हूं, ये उद्धरण चिन्ह में हमने इसको लिख दिया। अब बात करते हैं हम उपविराम चिन्ह की। किसकी? उपविराम चिन्ह। तो आप देख रहे हैं यहां पर दो डॉट है जिसे हम उपविराम चिन्ह कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कोलन कहते हैं। अब उपविराम चिन्ह जो है ये भी वाक्य के बीच में उपयोग किया जाता है और उपविराम चिन्ह का अर्थ होता है जैसे कि। अब उपविराम चिन्ह का उपयोग कहां किया जाता है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी जगह की एक से अधिक संख्या बताने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य है, मेरे पास कई चीजें हैं, और यहां पर देखिए उपविराम चिन्ह लग गया और फिर हम लिखते हैं किताब, पेन, कटर आदि। तो मैंने पहले बताया उपविराम चिन्ह किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जगह की संख्या एक से अधिक बताने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है जैसे कि मेरे पास कई चीजें हैं, जैसे कि किताब, पेन, कटर आदि। तो एक तो आप चिन्ह लगा दीजिए वाला और इसका अर्थ जैसे कि भी होता है। अब बात करते हैं हम अर्धविराम की। तो अर्धविराम चिन्ह आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह भी वाक्य के बीच में लगता है। वो कैसे? अब समझिएगा। तो अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो भी वाक्य के बीच में। उदाहरण समझिएगा, आम फलों का राजा है अर्धविराम चिन्ह, किंतु आम की विशेष प्रजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो आम फलों का राजा है, अर्धविराम चिन्ह आ गया, और आम की विशेष प्रजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। और अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग दो या दो से अधिक उपाधियों मतलब डिग्रियों को लिखने के लिए बीच में उपयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं एमए और अर्धविराम चिन्ह और बीएड लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम योजक चिन्ह की। तो योजक चिन्ह जो है वो शब्दों के बीच में लगता है और जो युग्म शब्द होते हैं, जो जोड़े में शब्द होते हैं, उनके बीच में लगता है। योजक मतलब जोड़ने वाली बात है। तो योजक चिन्ह युग्म शब्द जो होते हैं, जैसे माता पिता, तो माता और पिता के बीच में क्या आ गया? योजक चिन्ह आ गया। खान पान ये युग्म शब्द है, तो खान और पान के बीच में योजक चिन्ह आ गया। रहन सहन, रहन और सहन के बीच में योजक चिन्ह आ गया। अगला चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कोष्टक चिन्ह है, हम जिसे कोष्टक कहते हैं। कोष्टक जो है ये वाक्य के बीच में ही आपको मिलेगा। देखिए कोष्टक, इस कोष्टक का प्रयोग वाक्य में किसी शब्द पर जोर देने के लिए किया जाता है और ये बीच में लगता है। उदाहरण समझिए, आपकी सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूं, आपकी सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूं। तो यहां देखिए शक्ति शब्द को इस कोष्टक में लिखा हुआ है। निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह जिस किसी को निर्देश दिया जाता है, किसी को यदि निर्देश दिया जाता है तो उसके नाम के आगे निर्देश चिन्ह लगता है।
मान लीजिए हम निर्देश कर रहे हैं रमेश को, तो रमेश को निर्देश क्या कर रहे हैं, तुम कहाँ रहते हो, निर्देश करें बताओ हमें तुम कहाँ रहते हो, निर्देश कर रहे हैं। तो किसको कर रहे हैं, रमेश को, तो रमेश के बाद में निर्देशक चिन्ह जाएगा जो योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा होता है, और फिर हम वहां आगे वाक्य लिखेंगे तुम कहाँ रहते हो। ये देखिए इस प्रकार से इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लास्ट है त्रुटि बोधक चिन्ह। तो आप देख रहे हैं ये त्रुटि बोधक चिन्ह यहां पर स्क्रीन पर, जिसे मैं अपनी फिंगर से इंगित कर रहा हूं, और वाक्य है स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, मगर यहां पर एक शब्द छूट गया, जन्मसिद्ध। तो ऐसा ही होता है, यदि वाक्य को लिखते लिखते हमारा कोई शब्द छूट गया, अब वहां पर स्पेस नहीं है, तब वहां पे त्रुटि बोधक चिन्ह नीचे की ओर लगता है, ऊपर नहीं लगता। तो त्रुटि बोधक चिन्ह कहां लगेगा, जहां पे जो शब्द छूटा है नीचे की ओर उसके बेस में लगेगा, और शब्द कहां लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। तो यहां पर हमने शब्द लिखा जन्मसिद्ध, तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने चिन्हों के बारे में, उनके प्रतीक चिन्ह, चिन्हों का नाम और उदाहरण बड़े ही गंभीरता से और विस्तार रूप से समझा। ऐसा लगता है कि ये वीडियो हमारे साथियों, हमारे बच्चों के लिए लाभप्रद है। तो इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी भाषा में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।